बिहार में अंत में जो है ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं और वोट जो है वो जाति के आधार पर ही पड़ता है। तो लोग, हाँ, वो और ये सब मीडिया से बात करने के लिए, बोलने के लिए लोग भले ही कुछ कह दें कि हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, या हमारे खाते में 10,000 रुपये आ गया है उसके नाम पर वोट दे रहे हैं, या जो भी बाकी जो सरकार की योजनाएं, वेलफेयर की जो योजनाएं होती हैं उसके कारण वोट दे रहे हैं। मगर कमोबेश अंत में जाकर के अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा है कि वोट जो है लास्ट में वो जाति के आधार पर ही, लोग जिस गांव में जिस जाति का प्रभाव होता है वहां लोग वोट उसको करते हैं। कि सरकार नीतीश जी बनाते हैं या तेजस्वी बनाते हैं, ऐसे थर्ड फोर्स के तौर पे, थर्ड या फोर्थ फोर्स भी है, दो फोर्स और हैं। एक है ओवैसी जी का AIMM, उन्होंने कुछ रीजनल फोर्सेस के साथ गठबंधन कर रखा है, और दूसरी तरफ जन स्वराज यानी कि पीके वो आमिर खान वाली मूवी वाले नहीं जो ट्रांजिस्टर लेके घूमते थे, यहाँ है प्रशांत किशोर। मैं इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूँ, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जो किंग मेकर बनना चाहते हैं। पहले चाहते थे राघोपुर से लड़ना और एक और कंस्टिट्यूएंसी से, पर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर मैं कन्फाइंड हो जाऊंगा एक चुनाव में, एक कंस्टिट्यूएंसी में, तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा कैंपेनिंग करना। और ये वो पीके हैं जो स्ट्रैटेजिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए, शायद और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन्होंने पोल स्ट्रैटेजी किया और क्लेम करते हैं कि सबकी सरकार इन्होंने बनाई। अब ये देखना है कि ये अपनी सरकार, अपने जन स्वराज की सरकार बना पाते हैं या नहीं। फर्स्ट फेज 121 सीट का ओवर हो चुका है, 18 डिस्ट्रिक्ट। अब 122 सीट यानी कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स के चुनाव का इंतजार है 11 तारीख। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बिहार दशा और दिशा का निर्धारण करेगा इस देश का। क्योंकि केंद्र में भी नीतीश जी यानी कि जेडीयू जो बिहार से हैं, उनके ही बदौलत एक तरह से कहा जाए, उनके और टीडीपी के कारण ये सरकार मोदी जी की चल रही है। देखना है कि 14 के बाद क्या असर पड़ता है केंद्र पे। ऐसे तो कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में जैसे कि 65% पोलिंग हुआ, विच इज हिस्टोरिकल, शायद बिहार में इतना पहले कभी नहीं हुआ। अब देखना है दूसरे चरण में रिकॉर्ड टूटता है या फिर मायूसी दिखती है। हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र शिवाजी के पास, जो पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। वही बताएंगे बिहार की असली सूरत क्या है बिहार में। ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताएंगे शिवाजी जी। जी शिवाजी जी, नमस्कार। 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 बहुत कल तो मतदान जो हुआ काफ़ी बहुत अच्छा पोलिंग हुआ, और जो परसेंटेज दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि पिछले चुनाव से जो है करीब 8-9% जो है वो ज़्यादा वोट पड़ा है, 65.6 के आसपास में। तो ये जो है मतदान, जो लोगों का उत्साह तो निश्चित रूप से था, मगर अगर हम लोग देखें, अगर चुनाव में जो वोट का जो परसेंटेज है, बहुत पिछले चुनाव में जो SIR जो हुआ, तो उसका करीब 68 लाख जो वोट जो काट दिया गया है, उसको अगर हटा दिया जाए तो कमोबेश जो है वो करीब 2% का वृद्धि इसमें देखा जाएगा। क्योंकि वो जो जिनका 2 जगह पे मतदान में, मतदाता सूची में 2 जगह पे नाम था, या जिन जो विस्थापित थे जो कहीं और चले गए हैं, या जो मृत हैं, उन लोगों का नाम हटा दिया गया था सूची से। तो वैसे 9 लोगों के नाम को अगर जोड़ करके अगर इस बार मतदान होता तो शायद ही 2% का ही वोट होता, पर क्योंकि वो नाम हटा दिया गया है तो 2% जो आपको इजाफा जो दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, मगर वो 2% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी मतदाता जो हैं वो जिस तरह का जो उत्साह जो उन लोगों में दिख रहा है, वो हो सकता है क्योंकि कैंपेन अभी जिस तरह से और तेज़ी से बढ़ा है, सब केंद्रीय मंत्री और सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंक दी है, तो चुनाव पे जो है वो अगले चुनाव में जो 11 तारीख को होना है अगले फेज में, तो उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जहाँ तक बात है कि मतदान जो है इस बार जो बहुत कांटे की टक्कर, जो अभी तक का जो रुझान हमको दिख रहा है, जो जिस तरह से मतदाता जो जिस तरह से वोट करने निकले,
उसमें अगर देखें तो कमोबेश जन स्वराज जिसका कोई अभी तक लोग अता पता नहीं दिख रहा था, लग रहा था। मगर पटना जैसे क्षेत्र में भी, जो पटना का मैं विधानसभा क्षेत्र का नाम मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा। पटना का दीघा है और एक कुम्भरार। इन दो क्षेत्रों में मतदाता बहुत बड़ी संख्या में जन सुराज के लिए वोट करने निकले। तो युवाओं में खास करके जनसुराज को लेकर के बड़ा उत्साह था। तो ये वोट जो है वहाँ पर, ये अब जो है ये बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती रही है। तो वो उस वहाँ पे ये सेंधमारी करने में हमको लगता है कहीं कुछ हद तक कामयाब ना हो जाए। और अगर रिजल्ट उनके फेवर में भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मगर क्योंकि बहुत बड़ा ही इक्वेशन जो चेंज हुआ पटना शहर में, कायस्थ मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कायस्थ मतदाता को इस बार उम्मीदवार जो है एनडीए की ओर से सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बनाया गया। पिछली बार ये संख्या 2 प्लस 1 3 थी, बीजेपी की ओर से 2 और एक जेडीयू से। तो इस बार बीजेपी की ओर से एक ही उम्मीदवार, और सुशील मोदी का वो क्षेत्र है कुमरा। तो जहाँ इस बार सुशील मोदी के बगैर इस बार पहली बार चुनाव हुआ है वहाँ। तो वो पिछले चुनाव में जो अरुण सिन्हा थे वो एक तो कायस्थ जाति से भी हैं और प्लस सुशील मोदी के बड़े प्रिय थे, और उनकी बदौलत वो आसानी से वो चुनाव जीत जाते थे। इस बार एक तो कायस्थ मतदाता वाले प्रभाव वाले क्षेत्र में कायस्थ मतदाता बीजेपी ने नहीं दिया है, और सॉरी उम्मीदवार नहीं दिया है। और सुशील मोदी की भी कमी बीजेपी को निश्चित रूप से खल रही होगी। तो वहाँ पर टफ फाइट एक हो गया है जनसुराज की तरफ उम्मीदवार के आने से। इसी तरह से दीघा में जो है, दीघा में एक बिट्टू सिंह है जो जनसुराज ने उनको उम्मीदवार बनाया है। वो वहाँ पे उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। उनकी वाइफ जो है वो भी वार्ड सदस्य हैं वो। तो वो काफ़ी जो है उनका अपना वोट बैंक था। तो वो जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार को। तो काफ़ी संख्या में युवा मतदाता और जो है वो उस ओर जनसुराज की ओर गए हैं। तो ये कमोबेश दिख रहा है कि कई ऐसे-ऐसे, मतलब ये तो सिर्फ पटना की मैं बात कह रहा हूँ। और पूरे बिहार में भी देखें तो जनसुराज जो है उनके की ओर बहुत झुकाव लोगों का दिखा है। तो कहीं वो कुछ खेल ना बिगाड़ दें। वैसे अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर एसआईआर के बाद जो 68 लाख के आसपास में वोटर जो कटे हैं, उसका लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा था, क्योंकि इसमें अधिकांश जो मतदाता हैं वो अगर देखें तो सीमावर्ती इलाके के जो कुछ जिसको लोग घुसपैठिया बता रहे हैं या के बाहर के तो उनका नाम कटा है। तो उसका लाभ हो सकता है शायद वो बीजेपी को मिल सकता है। मगर क्योंकि आरजेडी का वोट जो है, मुसलमान और यादव जो उनका कोर वोट बैंक है, उसमें बहुत बिखराव हमको नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से जो है वो जो संघर्ष है वो, और एक प्रशांत किशोर का फैक्टर जो आ जाने के कारण अब जो है बहुत ही कांटे का संघर्ष दिख रहा है। और किसी भी जो है किसी का भी पलड़ा कहीं भी भारी हो सकता है। मगर अभी थोड़ी और स्थिति, जब कुछ और समय बीतेगा और कुछ और क्षेत्रों से जब रिपोर्ट आएगी तो और हम लोग ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कह सकेंगे कि केस की स्थिति अभी ज़्यादा बेहतर है। मगर अभी तक जो दिख रहा है वो कांटे का संघर्ष है। और फर्स्ट फेज में अब ये पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था, इसमें 60 और 61 सीट 61 मिला था एनडीए को, और 60 सीट पे महागठबंधन था। तो ये सीट तो कमोबेश इसी तरह का रहा है कि दोनों का प्रभाव रहा है। अब आगे जो 122 सीट का जो 11 तारीख को जो चुनाव होना है, वो एनडीए के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो अब देखना है, अगर ये नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो जेडीयू को कुछ लाभ अगर मिल गया, तो फिर यहाँ उधर जो है सेकंड फेज में तो उनका प्रभाव है। ऐसे में देखा जाएगा तो फिर लगता है कि फिर एनडीए का जो है थोड़ी स्थिति अच्छी हो सकती है। मेन है अब कि नीतीश कुमार कितना सीट अब
जीतने में। हाँ, आप शिवाजी, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शिवाजी जी का कहना था कि पहले फेज के चुनाव में 121 सीट्स के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांटे की टक्कर दिख रही है, यानी कि थर्ड फोर्स के तौर पे प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं डेंट कर दिया है। यूथ उनके साथ है, जो शिवाजी कह रहे थे। जेडीयू के लिए थोड़ा मुश्किल है 121 सीट पे। अब जो सेकेंड फेज 11 को होने वाला है उसमें एनडीए का थोड़ा वर्चस्व है, यानी कि वो एनडीए एरिया कहा जा सकता है। शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। जो मेरा एक छोटा सा सवाल है शिवाजी, जी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पहले फेज के चुनाव के बाद, जो पोलिंग के बाद आप लोगों से मिले होंगे, लोगों से बात आपने की होगी, ग्राउंड पे आपने बात की होगी लोगों से, क्या इश्यूज थे? लोगों, चुनाव के बाद लोग बता देते हैं एक तरह से, कि ये नहीं कहते कि किसको वोट दिया, पर ये जरूर कह देते हैं कि मुद्दे क्या थे उनके लिए महत्वपूर्ण, जिस पे उन्होंने चुनाव या वोटिंग किया है। तो नहीं, फर्स्ट बिल्कुल, फेज में क्या मुद्दे थे? 121 सीट मायने रखता है। बिल्कुल। जी। ये एक तो बहुत सुरक्षा जो है को लेकर के बहुत ही जिस तरह से लास्ट समय में एनडीए की ओर से जंगल राज को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया, और एक कट्टे वाली जो बात बार-बार प्रधानमंत्री बोल रहे जो उस गाने की चर्चा करते हैं अपनी सभाओं में। अब वो उसके कारण जितना पता नहीं कितने लोग, बिहार के लोग उस गाने को सुने होंगे, मगर प्रधानमंत्री के की बातों को सुनने के बाद लोगों ने सर्च करना शुरू किया, और काफ़ी लोग उस गाने को देख रहे हैं। और उस गाने की जो बोल है, जो जो जिस तरह से उस गाने में दिखाया गया है, उससे एक बार फिर से जो मतदाता हैं बिहार में, खास करके महिलाएं, और जो बीजेपी से छटक छिटक करके भी जनसुराज या किसी और की तरफ जा रहे थे, वो फिर से उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, जंगल राज की वापसी हो जाएगी कहीं, जो तो वो फिर वापस एक तरह से वो एनडीए की तरफ उनका दिख रहा था कि झुकाव बढ़ रहा था। कई जगह पे जो महिलाएं थी वो इस चीज को बार बार, वो जो एनडीए की तरफ से। आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आपने जो कहा वो सही में एक तरीके से जंगल राज की बात एनडीए ने अपने मुद्दे और मैनिफेस्टो में रखा था। उनकी लड़ाई दो ही मुद्दे पे थी, आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ। एक जंगल राज और दूसरा माइनॉरिटी अपीसमेंट, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स को अपीज करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा किया गया था वक्फ बोर्ड को लेकर। जंगल राज के मुद्दे पे आपका कहना था कि महिलाएं पोलिंग बूथ पे भी जाकर ये बात कह रही थी कि उनके सेफ्टी के लिए कितने हद तक बिहार की सरकारें तैयार रही हैं। और जंगल राज की बात आपने कहा। शिवाजी जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। आप जो कह रहे थे हमारे व्यूअर्स के लिए कंटिन्यू करें। हाँ, वो एक तो एक सुरक्षा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लोगों में चिंता है, वो वाजिब, वो मतलब लग रहा है उन लोगों को कि भाई अगर वो मैं वाजिब नहीं उसको कहूँगा, मतलब जो भी वो डर एक लग रहा है, तो एक वो दिख रहा है लोगों को, और ये इस चीज़ को ये लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री और एनडीए के अन्य नेता जो हैं, विकास को भी बहुत महत्व देते हुए ये लगातार इन लोग अब स्ट्रैटेजी चेंज किया है, और ये बार-बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि नीतीश सरकार ने बहुत विकास किया है, और उन्होंने जितनी उपलब्धियां हैं यूनिवर्सिटीज जैसे चाणक्य। विकास का दूसरा मुद्दा जो शिवाजी जी बता रहे थे कि विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम शिवाजी जी के पास फिर आते हैं क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसीलिए मैं आपके पास उनके ही मुद्दों को लेकर उन्हीं के जवाब और सवाल के साथ आपके पास आया था। विकास एक बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद भी अगर बिहार की जनता किसी और को चुनती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जंगल राज, मैंने कहा, महिलाएं पोलिंग बूथ पे भी
सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रही थी, यूथ विकास और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो हम शिवाजी के पास फिर चलते हैं, हमारे साथ फिर कनेक्ट हो चुके हैं। शिवाजी जी बताएं आप। तो ये दो मुद्दा जो है सबसे बहुत ज़्यादा अहम रहा है, और राजद की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी की बातों पे भरोसा कीजिए। उन्होंने 17 महीने में जो काम किया है वो 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो आप हम रोजगार का जो वादा कर रहे हैं वो हम रोजगार का वादा जो है पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, युवा जो है रोजगार के नाम पर उनकी ओर जो है उनकी बातों पर आकर्षित है। और लोग जो अगर आप देखें कमोबेश जो है वो बिहार में अंत में जो है ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं और वोट जो है वो जाति के आधार पर ही पड़ता है। तो लोग, हाँ वो, और ये सब मीडिया से बात करने के लिए, बोलने के लिए लोग भले ही कुछ कह दें कि हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, या हमारे खाते में 10,000 रुपये आ गया है उसके नाम पर वोट दे रहे हैं, या जो भी बाकी जो सरकार की योजनाएं, वेलफेयर की जो योजनाएं होती हैं उसके कारण वोट दे रहे हैं। मगर कमोबेश अंत में जाकर के अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा है कि वोट जो है लास्ट में वो जाति के आधार पर ही, लोग जिस गाँव में जिस जाति का प्रभाव होता है वहाँ लोग वोट उसको करते हैं। और दूसरे जो उस वहाँ पे जो जातियाँ जो जिनका प्रभाव कम होता है उनको घरों में दबा दिया जाता है। तो इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आती है। जो वोट, जैसे आप हाल ही में आपने एक केंद्रीय मंत्री का सुना होगा कि उनको घर से नहीं निकलने दीजिए किसी को। तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए था। मगर ऐसी बातें, सच्चाई है कि जिसका जिस गांव में प्रभाव होता है वहां लोग इस तरह का माहौल बना देते हैं कि दूसरा जो है वो वोट करने ना आए। तो ये स्थिति पहले तो बूथ कब्जा और ये सब, ये इस तरह की बातें होती थी, अब कम हो गई है। मगर अभी भी कई जगहों पे जो प्रभाव जिन जातियों का, जहाँ जहाँ चाहे वो कोई भी जाति हो, वो अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वोट वहाँ पे अपने लोगों को, अपनी पार्टियों का ही समर्थक जो जिनका समर्थन वो करते हैं उस दल को वो वोट कराते रहे। तो ये जाति के आधार पर वोट का बंटना तो बंटता ही है, होता ही है। यही है यहाँ बिहार में। मगर हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो परिपाटी है ये टूटे और लोग जो है एक सच में एक जिसके पास एक बेहतर रोड मैप हो, बिहार का विकास करना चाहता हो, उनकी ओर लोग जाएं। मगर बहुत कुछ जमीन पर इसका असर सही में नहीं दिखता है। ये है बिहार की, यही स्थिति है। जी सेकेंड फेज का चुनाव 11 को है। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में कुछ बाहुबली भी थे, अनंत सिंह, सूरजभान की पत्नी और काफी जी लोग जिनका नाम शायद। तो दूसरे फेज में भी, क्योंकि बी से बिहार होता है और बी से बाहुबली भी होता है, और शाहबुद्दीन के बेटा। हाँ। बाहुबलियों का बिहार में वर्चस्व बहुत रहा है राजनीतिक आधार पे कहा जाए, क्योंकि उनके लिए कुछ है नहीं। उसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स का, आईपीएस आईएएस का, उन्होंने चारागाह देख रखा है बिहार को। 10 साल काम किया, रिजाइन किया, राजनीति में आए और 10 साल किसी पॉलिटिकल मास्टर को सपोर्ट किया और फिर उन्हीं के पार्टी से टिकट ले ली और शायद मंत्री भी बन जाते हैं। आपको भी पता है कितने नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ केंद्र में भी मंत्री बने थे जेडीयू, जो बाद में नीतीश जी के खिलाफ ही हो गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि सेकेंड फेज में ऐसे कितने चेहरे हैं, बाहुबली या फिर रिटायर्ड्स, जिन्होंने अपनी राजनीतिक चारागाह बना रखा है बिहार को जातीय आधार पर, जो आपने कहा। जी जी। ऐसे तो अब वो आंकड़ा जो है अभी मेरे पास है नहीं, उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी अचानक मैं तुरंत नहीं, भी कोई बात, पूरा कोई संख्या बात। नहीं बता पाऊंगा। हाँ, मगर ये आप जहाँ तक राजनीतिज्ञों की बात अपराधियों की बात कर रहे हैं, अपराधी जो राजनीति में आ गए हैं, तो वो वैसे राजनीतिज्ञ जो है वो उनको अपराधी जो है उनको लगता था कि भाई हम जो है वो किसी की सरकार बना सकते हैं, बनाते हैं, और मेरे बलबूते पे कोई विधायक मंत्री बन जाता है तो खुद हम क्यों नहीं बन जाए। तो इस सोच के साथ अब वो खुद अब मैदान में उतर आए हैं। वैसे लोग हैं तो जिनका राजनीति में वो अपना प्रभाव वो दिखाते हैं और उनकी दबंगई चलती है और वो जीतते भी हैं।
तो और क्योंकि अब वो सारे, अगर उन ऐसे नेताओं को भी देखेंगे तो वो जो है अपनी जाति के नेता अब बन जाते हैं। वो वैसे जो अपराधी एक अपनी जाति, एक जाति विशेष के नेता बन गए हैं। तो उनका अपने जातियों में प्रभाव होता है, और उनका सिर्फ अपने क्षेत्र पर नहीं होता है, वो उनका प्रभाव आसपास के, या कई नेता ऐसे हैं। अब जैसे आनंद मोहन की ही बात कर ले, आनंद मोहन का बेटा जो है सेकंड फेज वाला जो चुनाव है, उसमें आनंद मोहन का बेटा नबीनगर से चुनाव लड़ रहा है। जबकि औरंगाबाद का क्षेत्र जो है उससे उनका मतलब, वो औरंगाबाद जो है वो सहरसा के हैं, और बेटा उनका जो है वो चुनाव जो है वो औरंगाबाद से लड़ रहा है। क्योंकि वो एक इस तरह के दबंग छवि के जो दबंग जो नेता होते हैं, वो अपनी जाति के नेता बन जाते हैं, और उनको कहीं से भी वो अपने जाति का जहां उनका वोट होता है, वहां से उनको लगता है कि आसानी से वहां वो जीत सकते हैं। तो नवीनगर को उन्होंने वहां उनके उनके बेटा जो है वो इस बार चुनाव लड़े, जबकि पिछला चुनाव वो उत्तर बिहार में शिवहर से लड़े थे। तो इस तरह का वो उनको लगता है कि वो वहां से, क्योंकि एक जाति के विशेष के नेता हैं और आसानी से वो वहां जीत सकते हैं, तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इसी तरह से बिहार में और भी जो बिहार में बाहुबलियों का जो प्रकोप है, आई एम में यूजिंग और जो दैट वर्ड। बाहुबली नेता हैं। हाँ। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो बाहुबली जो है वो, हाँ जी जी, तो वो इस वो बाहुबली धीरे धीरे वो जाति के प्रभावशाली नेता बन जाते हैं, और उनका प्रभाव सिर्फ अपने क्षेत्र तक नहीं होता है, बल्कि पूरे बिहार में, या जिस जाति के हैं, जिस जाति के उनकी जाति का जहाँ प्रभाव होता है वहाँ के वो नेता बन जाते हैं, और आसानी से अपने पुत्र, अपने या अपने जिसको वो चाहते हैं वो उसको जिता सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां उनके उनको अपना एक, उनको लगता है कि भाई ये मेरी इस जाति का वोट इनके साथ जुड़ जाता है तो हम लाभ हो जाएगा। तो उस मजबूरी बन गई है उनकी वैसे लोगों को तरजीह देना। जैसे अनंत सिंह को अगर आप, उनका प्रभाव केवल अब वो उस इलाके में जो घटना हुई, अब वहां पर यादव और भूमिहार दो खेमे में बट गए अब। तो वहां पर इस तरह से वो एक पूरे उस घटना को यादव वर्सेस भूमिहार का रूप दे दिया गया। तो उसका असर केवल वहां नहीं होगा, कई जगहों पे भूमिहार जो है वो एकजुट होंगे, फिर उसी तरह से यादव जो है भूमिहार के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरी राजनीति जो है वो उसकी दिशा जो है बदल जाती है, और वोटिंग का पैटर्न जो है वो भी बदल जाता है। तो अब जैसे आप ले लीजिए प्रभुनाथ सिंह का, अब उनके बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहे थे छपरा बनियापुर से। तो वो अब है कि वो उनका प्रभाव उस इलाके में ही नहीं, पूरे बिहार में वो राजपूत के एक अच्छे प्रभाव उनका अच्छा माना जाता है। तो उस तरह से वो अब उनके बेटा को दे करके बाकी राजपूत जातियों का वोट जो है कोशिश की जा रही है। जैसे अब उस इलाके में साहब आनंद मोहन के बेटा को खड़ा करके तो पूरे मगध क्षेत्र का शाहाबाद को साधने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अब उस इलाके में, जो शाहाबाद के इलाके में जो एक पवन सिंह को जब खड़े हो गए थे निर्दलीय के रूप में, तो वहां पर जो है कुशवाहा और वर्सेस राजपूत हो गया। उसके कारण कई सीट जो है औरंगाबाद जैसी सीट को वो नुकसान हुआ बीजेपी को। बक्सर में तो हारे ही। तो ये इन सब का कारण से अभी जो अभी उस इलाके में जगदानंद सिंह का प्रभाव था, अब वहां पर जो है इनको ला करके उनको काटने की कोशिश हो रही है कि भाई उनका प्रभाव जो है वो अब अभी जो है अब आनंद मोहन राजपूत के नेता बनकर के वहां पर लड़ रहे हैं, अपने बेटा को लड़वा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये जिन जातियों का अपराधी हैं, जो अपराधी छवि वाले जो नेता हैं वो बाहुबली, तो वो जाति के नेता बन गए हैं, और जाति के नेता बन करके वो अपनी अपनी सीट को जिताने की कोशिश या पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं। जी। इस बार बिहार के चुनाव में एक चीज देखा गया कि किसी पार्टी जी। ने, जो कहते हैं ना कि राष्ट्रीय पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, सारे पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, सीट्स के लिए जिसको कहते हैं, आपराधिक छवि के लोगों को कैंडिडेट बनाया। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी, और जेडीयू को तो कहते ही थे, पर अगर नेशनल पार्टी भी वही कर रही है। दूसरी तरफ एक नए पार्टी का जो सृजन हुआ था बिहार में, जन स्वराज, लोगों के बीच में था कि ये
पार्टी जो है, प्रशांत किशोर एक नया चेहरा लेकर आ रहे हैं और शायद बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके पार्टी से भी ऐसे ही कुछ आपराधिक छवि के लोगों को सीट टिकट दिया गया, जातीय आधार पर टिकट दिया गया। फिर उनमें, जेडीयू में, आरजेडी में या किसी इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी में अंतर क्या है? क्यों आदमी या वोटर ये सोचे कि ये बदलाव की बात करें? ये तो वही कर रहे हैं जो पहले होता था बिहार में। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। नहीं, एक तो ये सत्य, इसको स्वीकार करना होगा सबको कि ये वोट की राजनीति है। वोट जो है वो जो है, अब इन लोगों को लगता है कि वोट जिसके पास है उसको, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो उसको ये लोग, क्योंकि वोट से जीत तो वोट से ही होना है, तो वैसे लोगों को जो है वो टिकट दे दिया जाए। तो सबसे पहले जीत जो है वो ध्यान में रहता है कि सीट जीतनी है, तो सीट जीतने के लिए ये लोग वैसे लोगों को भी टिकट दे देते हैं। और बात रही यहाँ तक वो क्योंकि वो जाति के नेता बन गए हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि अपराधी छवि के जो या दबंग जो नेता हैं, वो किसी जाति विशेष के नेता बन गए हैं। और उसका एक सीट पर नहीं, बल्कि वो कई और सीटों पे प्रभाव होता है। तो राजनीतिक मजबूरियां हैं कि भाई अब उस दल को जो है, उसको उसकी उसकी उस जाति का वोट अगर चाहिए, तो उसके उस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि आप हर जाति में देखें, जो सच में अच्छी छवि, अच्छा काम करने वाले, अब उनको तो जाति का नेता, अब जैसे आप हाल ही में अब जो है, बार बार आप एक इनका नाम मैं लेना चाहूंगा, राजीव प्रताप रूडी जी का। राजीव प्रताप रूडी बहुत दिनों तक अपने आप को अंग्रेजी बोलने वाला पायलट और एक एडवोकेट, बहुत सारी अपने आप अच्छी छवि बना करके जनता के बीच जा रहे हैं, मगर उनको शायद उतना ये नहीं मिल रहा था, तवज्जो उनको नहीं दिया। तब वो, अब क्या, वो भी आ गए, अब अपने आप को वो जाति से जोड़ करके अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जातीय एक नेता के रूप में। तो मगर बावजूद आज दुर्भाग्य है कि अच्छी छवि के व्यक्ति, अच्छे लोगों को बिहार में अब दबंग जो होते हैं, वो तुरंत उस जाति के नेता के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मगर जो अच्छी छवि के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उस जाति का नेता नहीं माना जाता है। तो इसलिए उसका बहुत बहुत कम प्रभाव होता है और रहता है, दिखता है। तो इसलिए जो है वो लोग जो है, राजनीतिक दलों के लिए भी वो मजबूरी बन गई है। अगर हम, जब तक बिहार के लोग, बिहार की जनता जो है, जब तक ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनाएगी, तो राजनीतिक पार्टियां को तो जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो इसको, क्योंकि आप अगर जैसे कि मोकामा में कहा गया, अब कहा उन लोगों का तर्क था कि भाई अगर सूरज इसके अनंत सिंह के खिलाफ सूरज भान को अगर नहीं खड़ा किया जाए, तो उसके सामने अगर किसी और को दे दिया गया होता तो शायद वो नहीं जीत पाता। तो अनंत सिंह के खिलाफ सूरज भान को देने का मतलब है कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो जैसे जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, उस तरह का ही व्यक्ति अगर उनके सामने खड़ा हो, तो वो उसकी जीत सुनिश्चित होगी। मतलब वो फाइट कर सकता है। तो ये अब किसी बाघ के सामने बकरी को नहीं बांधा जा सकता है। तो ये सब तर्क है, और इसी तर्क के आधार पे राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, या इनकी मदद ले रही हैं। जी, जाते जाते एक छोटा सा, और आपका सवाल मेरा छोटा है, जवाब भी मुझे बहुत छोटा सा चाहिए। सेकंड फेज के लिए देखिए, हर चुनाव में देखा जाता है कि अगर फेज वाइज होता है तो एक फेज का मुद्दा अलग होता है, दूसरे फेज का मुद्दा अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे पे खेलने की कोशिश करती है। तो बिहार में जो पहले फेज का मुद्दा था और दूसरे फेज का मुद्दा, इस सेकंड फेज में किन इश्यूज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोनों गठबंधनों के द्वारा? देखिए, ये अभी जो चुनाव सेकंड फेज में चुनाव होना है, वो सीमांचल का इलाका उसमें आता है। तो ये सब जो है, वहाँ पर ये कोशिश, ये लोग वो घुसपैठ और ये जो धर्म और जाति का कार्ड तो जरूर खेला जाएगा, ये, और ये हो रहा भी है।
पर इस बीच अभी प्रधानमंत्री की जो कुछ सभाएं अभी आज हुई हैं और औरंगाबाद वगैरह में, तो उसमें उन्होंने बार बार इसी चीज़ पे जोर दिया है कि भाई मैंने नीतीश सरकार ने और मैंने मिल करके बिहार का विकास किया है, जितना काम हम लोगों ने किया है उतना काम जो है उन्होंने काम को भी गिनाया और कहा कि भाई उनके समय में जो है शून्य काम हुआ और मेरे समय में जो है हम लोगों ने जो है ये काफ़ी काम किया है और वो सब कामों को गिनाते हैं, कितना एक्सप्रेसवे बना, कितना कॉलेजेस और विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, कितना एयरपोर्ट वगैरह जो भी है और सड़कों का जाल बिछा। तो इन सब चीज़ों की वो चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि दूसरी ओर आप बताइए कि उनको भी शासन करने का जब समय मिला तो उन्होंने क्या किया। तो अब जो है वो इनको भी लग रहा है कि एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करने से बेहतर है कि विकास की बात की चर्चा की जाए। तो विकास पे कमोबेश बात हो रही है, मगर बीच-बीच में जो है वो जो इश्यू को जो और जो मुद्दे धार्मिक मुद्दों को उभार करके, क्योंकि सब सेंटिमेंट को उभार करके वोट लेना बहुत आसान होता है, बाकी चीज़ों से की अपेक्षा तो बहुत आसान लगता है। तो लोग जो हैं वो सेंटिमेंट को उभार करके आसानी से वोट हासिल करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को से कोई परहेज नहीं कर रहा है। किसी को किसी चीज़ का चुनाव आयोग का भी डर नहीं रहता है और क्योंकि इन सब जो केसेस होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो उसका बहुत लोगों को उस पर कोई कुछ होता नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को बहुत असर नहीं होता है। तो अभी किसी तरह से वो चुनाव जीतना इनका मकसद है और उसी में वो इन सब ज़्यादातर मुद्दा जो है वो यही रह रहा है कि विकास की भी चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो धार्मिक मुद्दे और इन सब चीज़ों को भी उठाया जा रहा है। जी। चलिए, और अच्छा लगा कानून आपसे व्यवस्था बात की करके बात। शिवाजी जी। और जी। 11 का चुनाव भी शायद उसी तरह से शांतिपूर्व तरीके से निकल जाए और रिकॉर्ड वोटिंग, जनता बाहर आए और वोट करे। 14 को देखेंगे हम कि किसका पलड़ा भारी है, किस तरफ वोटर्स का डिसीजन जाता है, किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत ही तरीके से समझाया है बिहार के चुनाव। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।